हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एस्पिरिन टैबलेट्स के बारे में। एस्पिरिन टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे, उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे एंड जानेंगे उसके मैकेनिज्म, उसका डोज क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एस्पिरिन की जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो जानते हैं डिटेल में उसके बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल, यूज़ करिए फार्मारॉक्स, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से फार्मारॉक्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए एस्पिरिन टैबलेट्स के बारे में। तो इट इज़ ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल नसेड्स। नसेड्स मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और उसके केमिकल नाम के बारे में हम जाने तो इट इज़ ए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे जो आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एस्पिरिन केमिकली है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्लास ऑफ ड्रग। कि नसेड्स के अंदर भी जो उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि एस्पिरिन कैटेगराइज होती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर, एंड केमिकली इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये अच्छे से याद रखिए। एंड इट इज़ ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट और टू रिड्यूस द पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन, बिकॉज उसके पास एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन भी है, जिसके कारण वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी होने के कारण पेन रिड्यूस करता है, फिर फीवर को रिड्यूस करता है एंटीपायरेटिक एक्शन के कारण, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के कारण वो इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करता है। ऑल्सो वर्क एज ए ब्लड थिनर। साथ में एस्पिरिन का एक और बेनिफिशियल यूज है कि वो ब्लड थिनर के तौर पे काम करता है, एज इट प्रिवेंट द क्लोट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कि ब्लड जो क्लोट हो जाता है, उसका जो क्लोट फॉर्मेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है ये एस्पिरिन। और वन ऑफ द मेडिकेशन कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग, और उसके पास एंटीप्लेटलेट एक्शन भी अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे अलग अलग यूजेस हम देखें तो एस्पिरिन के होते हैं। तो एस्पिरिन टैबलेट के हम बेसिक यूज़ के बारे में जानें तो प्रिस्क्राइब फॉर द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन एंड ऑल्सो अवेलेबल ओवर द काउंटर। सबसे पहले तो हार्ट अटैक के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, पेन सेंसेशंस को रिड्यूस करने के लिए, फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर एज अ ब्लड थिनर एंड रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस के अंदर जो एस्पिरिन के जो टैबलेट है उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है और उनको यूज़ करना होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ ए फिजिशियन। की यहाँ पे देख सकते हैं लेबल के ऊपर RX खास लिखा हुआ है। तो प्रॉपर डायरेक्शन एंड सुपरविजन के साथ ही एस्पिरिन टैबलेट्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो उसका जो ड्रग प्रोफाइल हम अच्छे से चेक करें, एक तो एस्पिरिन केमिकली है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। उसके रूट देखिए अलग अलग कि कौन से रूट से ये मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। तो उसके ओरल टैबलेट होते हैं, रेक्टल रूट से भी रेक्टल सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज वगैरह इंसर्ट की जाती है कि जब इन्फ्लामेशन है रिलेटेड टू द बाउल इंटेस्टाइन रिलेटेड, तो उस वक्त रेक्टल रूट से भी उसको इंसर्ट किया जाता है टू प्रोवाइड इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। फिर लाइसिन एसिटाइल सैलिसाइलेट, ये एक ही उसका एक फॉर्म है कि जो इंजेक्शन के लिए एक पाउडर है, कि यहाँ पे लिखा है कि पाउडर फॉर इंजेक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरी पेशेंट को दिए जाते हैं। फिर उसकी बायोएबिलिटी हम देखें तो 80 से लेकर 100% के बीच में मिलती है, प्रोटीन बाइंडिंग 80 to 90% एंड
फार्मूला हम देखें तो C9H8O4 उसकी फार्मूला है। तो एस्पिरिन किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे देखिए एस्पिरिन का जो टैबलेट है वो हमने आपको अच्छे से समझने के लिए दिखाया है, और पूरा मैकेनिज्म पाथवे है कि जो अराचिडोनिक एसिड होता है वो COX-1 एंड COX-2 जो एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो फॉर्म होते हैं उनके हम फंक्शन देखें तो ये डायरेक्टली कोज द पेन, कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है तो वो बनता है मेडिएटर ऑफ पेन। यहाँ पे देखो लिखा है कि मेडिएटर ऑफ पेन, फिर साथ में मेडिएटर बनता है इन्फ्लामेशन एंड फीवर के लिए। तो एनहांस द पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन, कि ब्रेडिकाइनिन की जो पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट होती है उसको एनहांस करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन, इंड्यूस करता है फीवर, मेडिएटर ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन एंड फीवर। तो अराचिडोनिक एसिड COX-1 और COX-2 को यूटिलाइज करके प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है। तो एस्पिरिन क्या करता है, रिड्यूस करता है पीजी सिंथेसिस बाय ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ COX-1 एंड COX-2। तो यहाँ पे देखो COX-1 की इफेक्ट को यहाँ पे इनहिबिट कर देगा और यहाँ पे COX-2। तो क्या होगा कि समझो कि COX-1 ही नहीं मिलता तो आगे जाके ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म होगा, तो धीरे धीरे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल रिड्यूस होगा जिसके कारण जीआई म्यूकोसल प्रोटेक्शन होता है, होमोस्टेसिया होता है, पेन के जो मेडिएटर्स है वो सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जिससे जब कोई पर्सन ये मेडिकेशंस खाता है तो उससे जो फीवर इंड्यूस होता था प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन से, तो एस्पिरिन जो है वो उसको ट्रीट कर देती है। एस्पिरिन जो है वो फीवर को धीरे धीरे कम कर देते। सेम पेन मेडिएटर्स के काम करते थे, तो जब पेन के मेडिएटर्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेन सेंसेशन कम हो जाएगा, और वो जो इंड्यूस करता था इन्फ्लामेशन एंड फीवर तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एस्पिरिन अपनी मैकेनिज्म दिखाती है बाय ब्लॉकिंग द COX-1 एंड COX-2 के जो COX इनहिबिटर का जो काम करती है उससे उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलती है। तो एस्पिरिन इज ए नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ COX एंजाइम्स, कि जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम्स कहते हैं, एंड सप्रेस एंड रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे है और उस वो फॉर्म करते हैं अराचिडोनिक एसिड। तो जो एस्पिरिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो COX-1 एंड COX-2 को करते हैं ब्लॉक, जिसके कारण ना ही आगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होगा, ना ही उसका दूसरा वर्जन H2 फॉर्म होगा, और जिसके कारण वो अपनी जो एक्शंस दिखाते हैं, लाइक समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से आगे फॉर्म होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो फंक्शन हम देखें तो इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि जो प्लेटलेट्स की जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे सेल है उनका एग्रीगेशन करवाता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे इस तरह से प्लेटलेट्स का हो जाता है एग्रीगेशन, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लोट होता है, फिर पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर बनता है, इंड्यूस प्रोलिफेरेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स एंड सेल, एंड प्रो एथेरोजेनिक उसकी इफेक्ट्स है। तो सिंपली हम देखें तो जब थ्रोम्बोक्सिन A2 जब फॉर्म होता है तो यूजुअली वो करवाता है ब्लड क्लोटिंग। ये जस्ट सिंपल आप याद रखिए कि ब्लड क्लोटिंग करवाता है बिकॉज प्लेटलेट का करवाता है ये एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स को एक दूसरे के नज़दीक लाने में हेल्प करता है। अब समझो कि आप एस्पिरिन किसी पर्सन को देते हैं तो क्या होता है कि एस्पिरिन ब्लॉक करेगा ये COX-1 एंड COX-2, जिसके कारण ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन G2 होगा, G2 नहीं होगा तो H2 भी नहीं बनेगा, और H2 नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिक्स थ्रोम्बोक्सिन है वो भी फॉर्म नहीं होगा, और वो फॉर्म नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग जो है वो
नहीं होगा। सो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेगा इस तरह से एस्पिरिन। थर्स इज प्रोवाइड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटी प्लेटलेट एक्शन एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो ये सभी पाथवेज को कर देगा वो ब्लॉक, और उस तरह से उसकी हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलती है। तो लो डोज के अंदर कॉक्स 1 और हाई डोज के अंदर वो कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है, जिसके कारण जो प्रोस्टासाइक्लिन जो बनता है कि जो इनहिबिट करता है पेगलेट एग्रीगेशन, इंड्यूस करता है वासोडाइलेशन, तो वो सब भी इफेक्ट को जो है वो रिवर्स करती है हायर डोज के अंदर। बट जब नॉर्मल डोज लेते हैं हम, तो वो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करवाने में हेल्प करता है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिट हो जाने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनता, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आगे जाके थ्रोम्बोक्सिन वगैरह भी फॉर्म नहीं होगी। इस तरह से उसकी एंटी प्लेटलेट एक्शन मिलती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होने से एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट्स हमें मिलती है। तो इसी के कारण जो उसके हम इंडिकेशंस देखे, जो यूजेस देखे, तो माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन होते हैं, जैसे कि हेडेक है, बैक एक है कि जो बैक पेन होता है, किस तरह से जो पर्सन को बैक पेन हो रहा है, तो बैक पेन के अंदर भी ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। जॉइंट्स पेन के अंदर, टूथ है कि जो टूथ के अंदर पेन है, पीरियड्स की वगैरह के जो पेन, उस वक्त भी इफेक्टिव है। एंटीपायरेटिक इन फीवर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एक्यूट रूमेटिक फीवर, रूमेटोड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस की जो इन्फ्लामेटरी रिलेटेड कंडीशन से, ये सभी के अंदर काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है ये मेडिकेशन। फिर एंटी प्लेटलेट एजेंट के तौर पे काम करता है इन एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीजेस, पोस्ट ऑपरेटिव मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट, ये सभी के लिए ये काफ़ी असरदार साबित होती है एज अ एंटी प्लेटलेट। तो एंटीपायरेटिक एक्शन के कारण फीवर की ट्रीटमेंट करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी के कारण जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, एनाल्जेसिक इफेक्ट के कारण जो पेन किलर के तौर पे भी वो काम करता है, एंड एंटी प्लेटलेट होने के कारण जो ब्लड क्लोटिंग को जहाँ पे प्रिवेंट करके जो डिसीजेस की ट्रीटमेंट करनी है उसमें भी वो हेल्पफुल बनती है। तो एस्पिरिन इज प्रिस्क्राइब इन स्मॉल डोजेज as means to lower the risk of heart attack and prevents clotting action of platelet। बट कब कि जब उसको आप स्मॉल डोज में देंगे, बिकॉज स्मॉल डोज में वो कॉक्स 1 को इनहिबिट करता है, जिसके कारण आगे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का जो फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी एंटी प्लेटलेट एक्शन देता है, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करवाता है। सेकंड है, इट कैन हेल्प टू प्रिवेंट ए हार्ट अटैक और क्लोट रिलेटेड स्ट्रोक बाय इंटरफेयरिंग विद हाउ द ब्लड क्लोट। अगर समझो कि ब्लड क्लोट नहीं होगा, ब्लड थिक नहीं होगा और वो थिन रहेगा, तो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक के जो चांसेस है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। थस एस्पिरिन वर्क एज ए ब्लड थिनर टू स्टॉप इट फ्रॉम क्लोटिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लड थिनर के तौर पे भी काम करती है। उसका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हम देखें तो जो क्लोपिडोग्रेल है और एस्पिरिन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो बनता है, कई बार एटोरवास्टेटिन भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में होती है, तो may lower the risk for major ischemic events among the patient with minor ischemic stroke or high risk transient ischemic attack compare with aspirin alone। मतलब कि जो आइकेमिक अटैक्स होते हैं कि जैसे कि हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, स्ट्रोक होता है हार्ट्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या फिर उसके जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए एस्पिरिन समझो कि सिंगल लेता है कोई पर्सन, उसके कंपेयर में जब उसका कॉम्बिनेशन क्लोपिडोग्रेल के साथ हो या फिर एटोरवास्टेटिन के साथ हो, तो काफ़ी रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। एटोरवास्टेटिन, तो ये उसके काफ़ी बेनिफिट्स है कि एटोरवास्टेटिन, एस्पिरिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन लोअर करेगा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। उसी तरह से
क्लोपिडोग्रेल के साथ एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन या फिर उसके अंदर आप एटोरोस्टेटिन भी कॉम्बाइन में यूज़ करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव उसका बेनिफिट हम कह सकते हैं, यूज़ कह सकते हैं। डोजेस के बारे में जाने तो इसका जो डोज है 300 से लेकर 600 mg, 300 से लेकर 600 mg TDS, मतलब कि 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे के दिन में 3 बार पेशेंट लेता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, और वो प्रोवाइड करेगा उसके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, और ये रहेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन। तो उसके कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हम देखें तो ये जो आप देख सकते हैं कि इकोस्प्रिन के जो टैबलेट्स आते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है एज पर IP 150 mg, और दूसरा है यहाँ पे 75 mg के एस्पिरिन के जो टैबलेट एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट के तौर पे। तो 75 to 150 mg OD, मतलब कि वंस अ डे, जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और स्ट्रोक के लिए कि जब उसको लोअर डोज में आप यूज़ करते हैं तो ये उसके बेनिफिशियल इफेक्ट आपको मिलते हैं, और हायर डोज के अंदर एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट आपको मिलेगी। तो डिपेंड करता है किस तरह की फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, उसके तरह से ये डोजेस जो लिए जाते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, एंड यूजुअली थेरापी स्टार्ट विथ लोअर डोज टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट। कि अगर समझे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और स्ट्रोक की ट्रीटमेंट करनी है तो लोअर डोज 75 mg से स्टार्ट किया जाता है, और उससे समझो कि पेशेंट को ट्रीट नहीं होता तो फिर आगे जाके 150 mg ODP उसको दे सकते हैं। तो ये है उसके डोजेस के बारे में। फिर उसका एक पॉपुलर डोजेस फॉर्म आपने देखा होगा कि जो डिस्प्रिन के जो टैबलेट्स होते हैं, तो डिस्प्रिन जो है वो एफर्वेसेंट टैबलेट्स के कैटेगरी में हम रखते हैं। कि जो एफर्वेसेंट टैबलेट होते हैं कि जब उसको आप पानी में डालते हैं तो उसके ये इस तरह से आपको एफर्वेसेंट मिलते हैं, और ये एफर्वेसेंट के कारण ये टैबलेट जो है वो फटाफट से हो जाती है डिज़ोल्व, और ये डिज़ोल्व होने के बाद जो वाटर होता है वो पेशेंट को लेना होता है। तो इजी टू स्वेलो भी बन जाता है, या फिर आप वाटर के अंदर डिस्पर्स करके भी ये एस्पिरिन के एफर्वेसेंट टैबलेट्स ले सकते हैं, और वो यहाँ पे उसके लिखे कि इफ़ेक्टिव फॉर हेडेक, मस्कुलर पेन, सॉर थ्रॉट, इन्फ्लामेशन एंड फीवर, बिकॉज इसका जो डोज है वो 300 mg ये वाला है, और ये वाले टैबलेट्स आप देखो तो 500 mg। तो जब हायर डोज में यूज़ होती है तो एस्पिरिन काम करती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे, और उसके जो लोअर डोजेस बनाए गए हैं 75 और 150, तो वो एंटी प्लेटलेट का काम करती है, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब सभी मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे एस्पिरिन के भी है। तो एस्पिरिन के जो ओवरडोज होता है, एस्पिरिन के ओवरडोज के अंदर या फिर उसका जब कोई पर्सन मिसयूज़ करता है, एक्सेसिव यूज़ करता है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर का फॉर्म होना। तो जो स्टमक के लाइनिंग्स के ऊपर आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो पेप्टिक अल्सर जो फॉर्म होता है वो उसकी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाले पेप्टिक अल्सर जो फॉर्म होता है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, सैलिसाइलिज्म की जिसके अंदर पर्सन फील करता है डिजीनेस को, टिनाइटस मतलब कि ईयर रिंगिंग का जो हम प्रॉब्लम कहते हैं कि कान के अंदर जब कोई रिंगिंग होता हो वैसा फील होना, वर्टिगो मतलब कि चक्कर आना, फिर रिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग एंड विज़न, मतलब कि हियरिंग एंड विज़न की जो कैपेसिटी है वो अल्टर होना, एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन कि ये जो डायग्राम में दिखा है उस तरह से स्टार्ट टू ब्रीथ वेरी फास्ट, पर्सन जो है वो काफ़ी फास्ट ब्रीथिंग करने लगता है
कि ब्रेथ इन काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू ब्रेथ आउट। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, लीवर इंजरी होती है, एंड एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। तो ये सब उसके हम कह सकते हैं कि मेजर साइड इफेक्ट ड्यू टू द ओवरडोज। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर जो डायग्नोसिस के साथ ही जितने दिन तक थेरापी चाहिए उतनी ही मेडिकेशंस यूज़ करनी चाहिए। कि समझो कि किसी का 7 डेज तक ट्रीटमेंट लेनी है, 5 डेज तक है, 3 डेज है, तो उतनी जितनी लिमिट है उतनी टैबलेट यूज़ करनी चाहिए, और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस उसके बनते हैं कि जब उसके साइड इफ़ेक्ट जब हम देखें तो उसके कारण जो पेशेंट ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर वाले हैं उनके लिए ये बन जाएगी कॉन्ट्राइंडिकेशन। बिकॉज एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट है कि वो पेप्टिक अल्सर कर सकती है, और समझो कि पेप्टिक अल्सर वाले को आप एस्पिरिन दोगे तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो डू नॉट यूज़ व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो उस वक्त भी एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी है नसिड्स की तो उस वक्त भी इसको अवॉइड करिए। अंडर 12 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों को ये एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। लीवर डिसीज के जो पेशेंट हैं उनको भी अवॉइड करिए। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान भी एस्पिरिन को यूज़ ना करें। डू नॉट यूज़ द एस्पिरिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट ऑफ चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। बिकॉज ये कंडीशंस में यूज़ करने के कारण वो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा सकता है कि पेप्टिक अल्सर कर सकता है और ज़्यादा ख़राब, ब्लीडिंग इंक्रीज करवा सकता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में है कि उसके कारण शायद जो एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज जैसा भी हो सकता है। फिर लीवर डैमेज करवा सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिस तरह से ये रैसेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, स्किन के ऊपर एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलती है, तो उसके कारण ये आ जाएगा कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर, ये सब मेडिकल कंडीशंस के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मा रॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।